A very good evening to all of you. My name is Manas Pandey and I again welcome you all on Skill Hut Academy. Before I start तो पहले शुरुआत करते हैं हर बार की तरीके से एक मोटिवेशनल वीडियो से। चलिए आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? What is the greatest wealth ever in the world? यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक संस्कृत में बहुत अच्छी कोट है, वो ये है कि न चौर्यहार्यम न च राजकार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कि ये जो एजुकेशन, जो विद्या होती है ना, नॉलेज जो होता है, वो एक दुनिया में ऐसी चीज है जो कि इससे बड़ा धन, इससे बड़ा वेल्थ, कुछ इससे बड़ी प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसलिए क्यों? क्योंकि ये बताइए, क्या चोर पैसा चुरा सकता है बट ही कैन नेवर चीट यू? वो आपका कभी नॉलेज नहीं चुरा सकता। अगर आपके इलाके का कोई बहुत बड़ा डीएम, एसडीएम या कोई राजा है तो वो आपका पैसा छीन सकता है, लेकिन आपका एजुकेशन, आपके नॉलेज माइंड की वो कभी नहीं छीन सकता। आपका भाई जमीन बांट सकता है, जायदाद बांट सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज कभी नहीं बांट सकता। ठीक, और ना ये कोई वेटेड है, ऐसा नहीं कि आप इसको बोझा लेके चले। ये नॉलेज तो मन की है भाई, इस पे कोई बोझा तो है नहीं किसी पे ऊपर। ठीक है, तो न च भारकारी व्यय कृते, ये ऐसी चीज है, पैसा आप खर्च करिए खत्म होने लगेगा, बट दिस इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, द नॉलेज, और यू कैन ऑल्सो से द एजुकेशन, जिसको जितना आप व्यय करेंगे, एक्सपेंसिव, मतलब जितना इसको व्यय करेंगे उतना ही क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट्स वाई द एजुकेशन और नॉलेज या फिर विद्या इज नथिंग बट दी, सभी धनों में ये क्या है, प्रधान मानी जाती है। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले देखिए, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1, तो प्लीज उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये चैलेंज दे सकता हूं कि अगर आपने वो वीडियो और ये वीडियो देख ली तो ये लिख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये भी तय है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। So let us start with one by one. I am starting with the historical background part 2. इसके पहले कि हम लोग चर्चा करें, जरा सा एक बात आप ये देख लीजिए कि पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 में हमने पढ़ा था, उसका मैं 1 मिनट समरी बता दूं। हुआ क्या, देखिए, अंग्रेज भारत आए कब? लगभग 1600 में। 1599 में एक एडवेंचरस मर्चेंट एडवेंचरस नाम के एक कंपनी लोगों ने बनाई। कहाँ पे? ब्रिटेन में बनाई। उन्होंने क्या किया, रानी एलिजाबेथ से क्या ले लिया, एक परमिट ले लिया, और कहां पे आ गए, भारत में आ गए। ठीक है, उसके बाद 1608 ईस्वी में क्या हुआ, हेक्टर जहाज से एक बंदा था हॉकिंस, वो आया सूरत पोर्ट पे पहुंचा। सूरत से वो 1609 में कहां पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा, वहां वो समय रुका। इस तरीके से शुरुआत हुई। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेटस था। आप एक सब्जी मंडी में खड़े हैं, ठीक है, एक का एक कोई बाहर से बंदा आता है, और मान लीजिए सब्जी मंडी है टमाटर की, 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। अब एक बाहर से बंदा आता है और वो क्या करता है, देखिए, 10 रुपए किलो टमाटर, आके तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते, 5 रुपए किलो टमाटर, 5 रुपए किलो टमाटर, 5 रुपए किलो टमाटर। तो अब सारी भीड़ कहां जाएगी, उस 5 रुपए किलो वाले पे चली जाएगी। तो अंग्रेजों ने भी यही किया। अंग्रेज जब भारत में आए तो कब से कब तक, याद रखिएगा, उनका शुरू में क्या मोटिव था, उनका शुरू में मोटिव था पूरी तरीके से क्या करना, भारत में ट्रेड करना। सिर्फ उनका एक मोटिव था, भारत में क्या करना, व्यापार करना। और एक बार जब व्यापार शुरू हो गया उनका, तो व्यापार उन्होंने कब से कब तक किया, तो आपको भी पता होगा, 1600 से 1765 तक उनका प्योर क्या मोटिव था, व्यापार करना। अब ये बताइए, एक बार आदमी के पास पैसा आ जाता है तो आदमी क्या करना शुरू कर देता है, तब आदमी में घमंड आ जाता है, तब आदमी राजनीति शुरू कर देता है। तो उस 1765 से उन्होंने क्या किया, व्यापार तो किया, व्यापार के साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन या शासन भी करना शुरू कर दिया। कहां पे, भारत वालों पे। अब ऐसा कब तक चला, 1757 तक चला, 1857 तक ऐसे ही चला गया। तब तक उनका क्या काम था, 1857 तक उनका मेन मोटिव था क्या, व्यापार भी करना, ट्रेड भी करना, और उसके साथ इन भारतीयों पे राज भी करना। अब 1857 में आपको पता है भारत का सबसे बड़ा और पहली स्वतंत्रता संग्राम था क्या, 1857 का। बहुत खतरनाक संग्राम था। वो क्यों हुआ, तो ये समझिए, हम भारतीय हैं, ठीक है, हमें कोई भी आदमी बेवकूफ बना दे चलेगा, लेकिन अगर आदमी वही आके कह दे आप बेवकूफ बनाते रहिए, हमें चल जाएगा। लेकिन अगर आपके हमसे ये कह दे, अरे तुमको तो मैंने बेवकूफ बना लिया, तो क्या तुरंत हमारे दिल पे लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ का शोषण करना शुरू कर दिया इन लोगों का। ठीक, इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब याद रखिए, अभी तक एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब क्या होने लगा, लोगों को सप्रेस करने लगे, लोग दबाने लगे, शोषण करने लगे, तो लोग परेशान होने लगे। तो आपको ये भी पता होगा 1857
1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से कुछ लोगों ने बवाल काटना शुरू किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एनफील्ड राइफल वाला मैटर था, उसके चक्कर में। फॉर दैट वी विल मेक ए प्राइवेट सेपरेट वीडियो, उसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे 1857 का संग्राम के लिए। लेकिन अभी अपना कंसर्न क्या है? अपना कंसर्न ये है कि क्या हुआ। तो 1857 तक तो देखिए क्या चल रहा था, कंपनी ने शासन किया। लेकिन 1857 का जब ये विद्रोह हो गया, तब जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने क्या सोचा, अरे यार ये तो एकदम देखो पूरा का पूरा लूट डालेंगे। इस तरीके से रहा तो ये भारत के लोग क्या कर देंगे, रिवॉल्ट बड़े स्तर पे कर देंगे। वो इतना डर गए कि उन्हें क्या करना पड़ गया, उन्होंने कंपनी का जो हाथ में शासन था, जो अभी तक कौन चला रहा था, कंपनी चला रही थी, उसको उन्होंने अपने हाथ में डायरेक्ट ले लिया। तो यहां से शुरुआत होती है। मीन्स आई एम स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पहले क्या थे? इसके पहले चार्टर एक्ट चल रहे थे। ठीक है, यहां से क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स बनते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, 1858 का। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि यार देखो ऐसा है, अब ये मैटर सलटने वाला नहीं है, भारतीय लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने उनको जरूरत से ज्यादा दबा दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, इन सबसे हटाया, कंपनी जो अब तक शासन कर रही थी उनसे वो पावर ले लिया और डायरेक्ट अपने हाथ में लिया। अब ये बताइए, अभी तक उनका एक आदमी काम कर रहा था, बट राइट नाउ दे आर वर्किंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद सीधे काम कर रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड कौन था? रानी थी, एलिजाबेथ थी, या उस टाइम पे जो भी रही होंगी, जो भी वहां का चीफ रहता है, जो राजा रहता है, उसके हाथ में चला गया। तो अब जब पहला इसका क्या था, द इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मैजेस्ट्री। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या हुआ 1858 का? सबसे पहला काम क्या किया कि अब कंपनी नहीं काम करेगी, अब कौन काम करेगा? क्राउन रूल। मींस याद रखिएगा, 1858 के पहले के जितने भी एक्ट थे उनको कंपनी रूल बोलते हैं, और इनके बाद वाले को क्या बोलते हैं? क्राउन रूल बोलते हैं। तो सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड पॉइंट क्या किया इन्होंने? अब ये बताइए, जब इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया तो पावर तो अपने पास लेंगे ही ना। तो अभी तक भारत में सबसे बड़ा क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया था। उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? नाम बदल दिया। अब उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? वायसराय रख दिया। द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बिकेम द वायसराय ऑफ द इंडिया। मतलब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने सारा का सारा पावर जो है अपने पास ले लिया। मतलब इन द नेम ऑफ हर मैजेस्ट्री, मतलब किस पे? रानी के शासन के अंतर्गत कर लिया। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया, जो भारत का गवर्नर जनरल अब तक कहा जाता था उसको चेंज कर दिया, और क्या नाम दे दिया उसको? वायसराय ऑफ द इंडिया का नाम दे दिया। अब बताइए, क्या इतने से मैटर सेलेक्ट था? और भी तो कुछ चेंज करने पड़ेंगे ना। अब ये बताइए, जब कंपनी के शासन में प्रॉब्लम था तभी तो उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक एडिशनल पोस्ट स्टार्ट की, सेक्रेटरी क्या किया, एक सेक्रेटरी बनाया। क्या बनाया? सेक्रेटरी ऑफ द, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने एक सेक्रेटरी बनाया भारत के लिए। और वो सेक्रेटरी कहाँ का होना चाहिए? भाई हमको तो अपना पावर बढ़ाना है ना, इस पे कब्जा बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेक्रेटरी बनाया। और वो सेक्रेटरी कौन था? तो याद रखिएगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका एक मेंबर होता था। ये क्या था? इट वॉज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और ऑब्वियसली अगर ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? भारत के लिए? नो, इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस 1858 के। यहां से शुरुआत हो रहा है, देखिए। ठीक है, अब देखिए और क्या था, इन्होंने क्या खत्म कर दिया, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो शुरू किया था, पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए गए थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, उसको इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब एग्जाम में देखिए, मैं ये बताऊंगा कैसे आता है, पहले ये समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, एक तो नई पोस्ट बनाई, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और वो कहां का था? वो कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब अगला काम क्या किया उसके, भैया कोई आदमी अकेला आपने बना दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी भारत में काम करेगा, कैसे काम करेगा? उसके लिए कुछ तो सहायता के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए कुछ मेंबर तो होने चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, 15 मेंबर का एक क्या बनाया? काउंसिल बनाया। दे मेक ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर फॉर दी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो उसकी सहायता कर, टू असिस्ट दी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी पूरा का पूरा लिखा हुआ, डोंट वरी फॉर दैट। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश, देन यू कैन गो थ्रू दी हिंदी आल्सो। दिस इज बोथ फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो अब देखिए, अब
काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी। ये जो काउंसिल थी वो कैसी थी? एडवाइजरी थी। एडवाइजरी का मतलब एक तो होता नहीं आपकी बात कही वो मानना पड़ेगा, दूसरा होता है आप हमें एडवाइस दे दो एंड आई विल डू एज माई माइंड विल से, जैसा मेरा मन कहेगा मैं उस हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, तो अब आ जाइए सेकेंड वाला, 1858 बीत गया। अब ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या था? देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों में है। यहां पे क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, भारत वालों का मेन मुद्दा क्या था? भारत वालों का मेन मुद्दा ये था कि तुम बाहरी हो, आप आए यहां ट्रेड करने, ठीक किया, ट्रेड करने के साथ आपने क्या काम किया? अब आप हम पे शासन करने लगे और आप हम पे कॉन्टिन्यूअसली थोपे जा रहे हो कानून, हमारे लिए कानून तुम बना रहे हो। तो भारत में तो बहुत उस टाइप के क्रांतिकारी लोग पैदा होने लग गए थे 1857 के बाद, जो कि देशभक्ति से एकदम ओतप्रोत थे। उन्होंने क्या करना शुरू किया? भैया बवाल काटना शुरू किया। तो भाई बवाल क्या काटेंगे? भाई हमारे लिए आप कानून बना रहे हो और हम ही इन्वॉल्व ना हो। इसी वजह से तो उन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 में, यही वजह थी। तो उसको दूर करने के लिए तुरंत 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला। क्या? यहां देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब क्या है? हम कानून किसके लिए बना रहे हैं? भारतीयों के लिए बना रहे हैं। और हम कानून बनाएंगे क्या? जब भारतीयों के लिए बना रहे हैं तो बिना भारतीयों को इन्वॉल्व किए ही बना लें, उनकी कोई मदद ले ही ना, तो ऐसा तो गलत है। तो इन्होंने पहली बार क्या किया? लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या सीधे से बात कहिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में उन्होंने इन्वॉल्व करने के लिए शुरू किया। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात है, आपको याद होगा जो इसके पहले जब मैं पढ़ा रहा था, प्लीज गो थ्रू दी ओल्डर वीडियो इन विच आई वाज टीचिंग दी बैकग्राउंड 1 पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक बार बताया था 1800, इसके पहले क्या हुआ था? 1853 का एक्ट था। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1853। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो वो था गवर्नर जनरल था, उसके काम को उसके एडवाइजरी बोर्ड को दो चीज में बांट दिया गया, दो भागों में। एक किस में बांट दिया गया था? एक तो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और दूसरा था क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पहली बार एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून को बनाना। और जब वो कानून बन गया तो उसको अप्लाई कौन, लागू कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। ठीक है, तो अब देखिए 1853 के एक्ट में ये प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल को जो काउंसिल मिली थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका काम था कानून बनाने की प्रक्रिया में मदद करना गवर्नर जनरल की, और इसका काम था उस कानून जो बन चुका है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करना। ये कब बना था? याद रखिएगा 1853 में। यहां पे इन्होंने क्या किया? याद रखिएगा, अब इन्होंने भारतीयों को इन्वॉल्व किया किसमें? कानून बनाने वाले प्रोसेस में। याद रखिएगा, कानून बनाना किस में आता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है, और कानून को एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आता था। ठीक है, तो चूंकि वहां पे क्या था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? इट प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब इसमें भी एक मैटर है, देखिए दो बोर्ड था, एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसमें कुछ मेंबर होंगे। अब जाहिर सी बात है मेंबर दो टाइप के थे। कितने टाइप के थे? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मेंबर थे ऑफिशियल मेंबर, दोनों में हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ऑफिशियल और दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल। ठीक, नॉन ऑफिशियल मेंबर। अंतर क्या था? ऑफिशियल मेंबर किनके होते थे? उनके अपने बनाए हुए होते थे, इंडियंस नहीं थे। ऑफिशियल का मतलब हमारे ही हैं सारे बंदे। ठीक है, ऑफिशियल का मतलब नॉन इंडियंस। और नॉन ऑफिशियल में क्या था कि मतलब अब इसमें कोई भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, ऑफिशियल का मतलब कोई नहीं, मतलब बहुत स्पेसिफाइड लोग, जो वो लोग अलॉट करेंगे जिन लोगों को। और नॉन ऑफिशियल का मतलब कोई भी बंदा आ सकता है, वो आके बात कर सकता है। तो याद रखिएगा, जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी इसमें दो टाइप के मेंबर थे, एक तो ऑफिशियल, दूसरा नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल पहली बार कहां पे आया? 1861 में कॉन्सेप्ट आया। अभी तक कैसे मेंबर थे? इसके पहले ऑफिशियल मेंबर ही थे, लेकिन यहां पे पहली बार क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ने की बात कही गई। और 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग था, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? तीन लोगों को इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर, याद रखिएगा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में डिफरेंस। ऑफिशियल मींस कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलॉट करेगी, 2000 ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल का मतलब ठीक है, अब आप भारतीय भी हो सकते हैं इसमें, नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है,
तो अब जाहिर सी बात है पावर अभी तक किसके पास थी, ऑफिशियल्स के पास थी। और ब्रिटिशर्स चाहते क्या हैं, अभी भी चाह रहे थे कि पावर किसके हाथ में रहे, ऑफिशियल्स के हाथ में रहे, ना कि नॉन ऑफिशियल्स के। लेकिन चूंकि इतना बवाल कट चुका था तो थोड़ा बहुत माहौल तो बनाना पड़ता, दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड दिस वन। तो उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव में कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अलॉट किया, रिकमेंड किया। किसने किया, नॉमिनेट किया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। कब, 1800, ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को अपॉइंट किया नॉन ऑफिशियल मेंबर की। याद रखिएगा, नॉन ऑफिशियल, बार बार मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स नॉन ऑफिशियल, ठीक है। ऐड किया, ठीक है, 3 इंडियंस को, किसमें, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन कौन से थे, 3। ये एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, प्लीज मेक इट श्योर यू कैन राइट डाउन इट। कि राजा ऑफ बनारस एक बंदे को ऐड किया, दूसरा कौन था, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा था सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को उसने क्या किया, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया। कैसे कैसे, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे। समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये बात आप याद रखिएगा कि 1853 में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना। अब जो भी काउंसिल थी उनके भाई ऑफिशियल अभी तक मेंबर थे, लेकिन अब पहली बार नॉन ऑफिशियल को जोड़ दिया गया, ठीक है। 3 नॉन ऑफिशियल को जोड़ा गया, किसने जोड़ा, लॉर्ड कैनिंग में। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इन्होंने क्या हुआ, याद रखिएगा, इधर देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा कि इसके पहले की जो प्रक्रिया थी 1833 तक, पहले सेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब शक्ति का एकीकरण किया गया, पावर अपने हाथ में ली गई। लेकिन चूंकि इतना बवाल कट चुका था तो 1861 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पावर को क्या किया, नीचे की ओर भेजना शुरू किया। नीचे की ओर का मतलब डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन का पेट क्वेश्चन है। सेंट्रलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, 1773 से। और कब स्टार्ट हुआ था, जब भैया उनको बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था और सबसे टॉप बना दिया गया था बंगाल को, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। तो तब वहां क्या था, सेंट्रलाइजेशन। अभी क्या कर दिया गया है, देखिए, डिसेंट्रलाइज। तो कैसे करेंगे, और 2 थे प्रोविंस, कौन कौन से, बॉम्बे और मद्रास को, उनकी कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब फिर वही कानून बनाने की पावर को दे दिया गया वापस। किसको किसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बनाया, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इस एक्ट के तहत। कौन सा, 1861 एक्ट के तहत 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। सबसे पहली कब, 1862 में। कहां पे बनाई, बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब ऐसी काउंसिल जो कि कानून बनाती है। अब ऐसा नहीं, आप पूछेंगे कि क्या वहां पे पहले क्या था, तो पहले वहां पे सिर्फ गवर्नर होता था जिसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। लेकिन फिर अब प्रोविंस में, प्रोविंस का मतलब निचले तबके में 3 बनाई गई। तो इसका मतलब बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में और पंजाब में क्या क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। किसके अंडर में, गवर्नर के अंडर में। ठीक वैसे ही जैसे भारत में देखिए प्रधानमंत्री होता है कहां पे, सेंट्रल में, मुख्यमंत्री कहां होता है, स्टेट में। याद रखिएगा, है ना, ठीक है ना। तो यहां पे बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में और पंजाब में 1897 में क्या किया इन्होंने, स्टार्ट किया क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट के ये दोनों हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब से हुई, तो याद, पोर्टफोलियो क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आपको बताओ कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला जी हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, जो कोई भी हो, मान लिया राजनाथ सिंह जी इस समय डिफेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। तो अब आपको पता होगा कि ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब अभी तक जो जैसा भी था वो चल रहा था किसके, वायसराय के नाम पे चल रहा था। सब कुछ वही देखे, डिफेंस भी वही देखे, रक्षा भी देखे, सब कुछ। लेकिन पहली बार क्या हुआ, पोर्टफोलियो प्रोवाइड कराना का मतलब एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। किसको दे दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम दे दिया गया। इनके जो काउंसिल के मेंबर थे, उन काउंसिल के मेंबर को एक एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया। मतलब तुम देखोगे लॉ मिनिस्ट्री, तुम इनके काउंसिल के, किसको, याद रखिएगा, इट सेज दी वायसराय ने अपने में ऐड किया कि अब इनका एक एक आदमी एक एक गवर्नमेंट का एक एक वो देखने लगा,
डिपार्टमेंट की, तुम फाइनेंस देखोगे, तुम डिफेंस देखोगे, तुम इंटरनल मैटर्स देखोगे, ये कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द 1861 कि एक तो इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था आज के टाइम पे आपको पता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास करने की शुरुआत कहां से हुई? 1861 से हुई। ये क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कौन से दो आर्टिकल, अब आपको बताना है, बताइए कौन से वो दो आर्टिकल हैं जिनके तहत अध्यादेश पारित किए जा सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है तो वो क्या होता है? 72, आर्टिकल नंबर 72 के तहत ऑर्डिनेंस पास करता है, और जो राज्यपाल करता है तो वो 161 आर्टिकल नंबर के तहत करता है। तो 72, 161 ये दोनों फेमस हैं, याद रखिएगा। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हुई? 1861 के काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरुआत हुई। तो ये काउंसिल एक्ट ने दो नई चीज दी, एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम दे दिया, दूसरा क्या दे दिया? ये ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां पर प्रोवाइड कर दी। किसको? वायसराय को। अब आ जाइए नेक्स्ट वन। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी थर्ड इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। अभी तक हमने क्या बात की? 1858। 1861 से क्या होना शुरू हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को निचले तबके में भेजने की शुरुआत होने लगी। वहां भी जो था, एक बात ये फिर मैं बता दे रहा हूं, याद रखिएगा, जो वायसराय था, वायसराय की जो काउंसिल थी वो दो थी, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो टाइप के मेंबर थे, एक तो थे ऑफिशियल मेंबर और दूसरे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। और अभी तक 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर को किसमें जोड़ा गया था? इंडियंस को नॉन ऑफिशियल के तरीके से जोड़ा। किसने? कैनिंग ने जोड़ा था। ये अभी स्टेप चला आ रहा है। उसके बाद अगला स्टेप, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या, वरना आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे कि क्या होता है यार, ये क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या था। तो देखिए, ऑफिशियल का मतलब प्योरली पावर अंग्रेजों के हाथ में, ऑफिशियल मेंबर सब उनके आदमी। नॉन ऑफिशियल का मतलब अब उनके आदमी कम हो रहे हैं, धीरे धीरे 3 इंडियंस इन्वॉल्व किए गए। ठीक है, बस इतने का मतलब है। तो अब वो तो यही चाहेंगे ना कि ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहे भाई। अगर ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी तो सारा काम उनके मन से होगा, अगर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी तो सारा काम किसके मन से होगा? इंडियंस के मुताबिक होगा। तो दैट्स वाई अब थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब चूंकि डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो उन्होंने क्या हुआ, अगला एक्ट बनाया, इंडियन काउंसिल एक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या किया गया, इन्होंने नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या किया? बढ़ाया। याद रखिएगा, इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया। कहां कहां? चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे प्रोविंसेस में हो। ठीक है ना, इसके पहले वाले में क्या था, उन्होंने प्रोविंसेस को पावर दे दी थी और 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी। कहां पे? पंजाब में, नॉर्थ वेस्टर्न में, और कहां पे? बंगाल में बना दी थी। तो अब क्या हुआ, दोनों जगह इन्होंने नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिए। लेकिन यहां देखिए, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, चाहे सेंट्रल हो चाहे प्रोविंस हो, दोनों जगह पे क्या हुआ, अंग्रेजी सबसे बड़े हैं, जो कहेंगे अभी भी वही रहेगा। ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी रखी इन्होंने, मतलब आप इंडियन हैं, तुमको बस नाम के लिए हैं, उनके कहा कुछ माना होना नहीं जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। तो दूसरा क्या हुआ, यहां देख लीजिए, अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। जो लेजिस्लेटिव, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका इन्होंने क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया। ये क्या कह सकते थे, ये क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पे, ये थोड़ा क्या कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे। किससे पूछेंगे भाई, ये बताओ, कानून इन्होंने बनाया, उसको लागू इन्होंने किया, एग्जीक्यूटिव ने लागू कर दिया, तो क्वेश्चन ये एग्जीक्यूटिव से ही तो पूछेंगे ना ऑब्वियसली। तो ये पावर दे दी गई कि चलो बजट पे तुम डिस्कशन कर पाओगे, पास और फेल नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप बोल पाओगे, बोल दीजिएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कहां गया, वो कहां गया, हालांकि ना मन हो वो ना बताएं। क्यों? क्योंकि अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी किसकी है, ऑफिशियल मेंबर की है। याद रखिएगा, मेंटेन दी ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल का मतलब उनकी अभी भी मेजोरिटी है, इंडियंस अभी भी इतने इन्वॉल्व नहीं हुआ, हालांकि नंबर बढ़ाया गया। द थर्ड वन क्या है, इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, सो तो आ जाइए, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार क्या हुआ, आपको पता होगा ना, आपको पता है कि चुनाव होता है तो पहली बार नाम नहीं लिया गया, लेकिन पहली बार इलेक्शन शब्द का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। ये कैसे हुआ, तो ये देख लीजिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन्होंने क्या किया कि
भाई अब जैसे देखिए, एक था सेंट्रल, दूसरा था प्रोविंस। तो सेंट्रल में भी दोनों थे, प्रोविंस में भी दोनों हो गए। कौन सा? एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जैसे सेंट्रल में था वैसे प्रोविंस में हो गया। अब क्या अंतर हुआ? इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए कुछ नॉमिनेशन किया गया। नॉमिनेशन का मतलब रिकमेंडेशन। कैसे होगी रिकमेंडेशन? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने किसकी रिकमेंडेशन ली? अगर कोई मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, उसके लिए नॉमिनेशन कौन करेगा? उसके लिए नॉमिनेशन करेगा, रिकमेंड करेगा कौन? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मतलब क्या? जैसे आपको पता होगा कि चुनाव होता है, ठीक है, राज्यों की विधानसभा के लोग किसी को नॉमिनेट करते हैं या उनको रिकमेंड कर देते हैं, ये सब आपने खूब पढ़ा होगा, ये सब हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे। तो रिकमेंड करने का मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने रिकमेंड कर दिया इन लोगों, कुछ लोगों को, किसके लिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और उसके अलावा किन्होंने रिकमेंड किया? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले लोगों ने भी इनको रिकमेंड किया। ये तो कहां पे किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ बंदों को। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के कुछ बंदों को कौन रिकमेंड करेगा? तो बेसिक लेवल पे कौन सा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। बेसिक लेवल पे जितने म्यूनिसिपैलिटी टाइप के लोगों ने किसको रिकमेंड करना? कुछ लोगों को, याद रखिएगा। सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके? 1892 के। धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए, आप लोग देख रहे होंगे सेंट्रलाइजेशन को धीरे धीरे खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अब हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ही हमें खत्म करना है, दैट्स व्हाई। तो आ जाइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। देखिए इसमें क्या हुआ, फिर वही चीज है, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि भारत के हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया होगा? फिर से इन्होंने क्या कर दिया? दे इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ सेंट्रल में एज वेल एज कहां पे? प्रोविंस में। दोनों में उन्होंने क्या किया? लोगों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां देखिए सबसे जरूरी पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट, कि इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको बताया जो जितने भी था, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे प्रोविंस वाली हो, दोनों में देखिए दो टाइप के मेंबर थे। एक तो ऑफिशियल मेंबर थे जो कि उनके थे, दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जैसे इंडियंस थे। तो अब क्या हुआ, यहां रखिएगा कि सेंट्रल में इन्होंने क्या कर दिया? ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी बनाए रखी, लेकिन इन्होंने प्रोविंस को कहा चलो ठीक है, तुम अपने यहां पे जो नॉन ऑफिशियल हैं उनकी मेजोरिटी करने दो। अंतर आप समझिएगा। इसका मतलब अब धीरे धीरे बेस लेवल पे पावर इन्होंने दी, लेकिन सेंट्रल में पावर अभी भी किसके पास है? इन्हीं के पास इन्होंने रखी, उसे किसी को नहीं शिफ्ट होने दिया, ठीक है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड जो था वो क्या है, ये देख लीजिए। इन्होंने फंक्शन बढ़ा दिया। फंक्शन, इसके पहले क्या फंक्शन दिया था? वो लोग बजट पे डिस्कशन कर सकते थे इसके जस्ट वाले एक्ट में। अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया? ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, ये देख लीजिएगा, वो क्या कर सकते थे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पे रिवोल्यूशन। इसके पहले क्या था? वो लोग बजट पे सिर्फ डिस्कशन कर सकते थे, मतलब मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, सब बराबर था। लेकिन यहां पे क्या सकता है? वो लोग क्या कर सकते हैं? रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इसके पहले वाले में आप बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ? ये पहली बार हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो वायसराय था, वायसराय में दो थे, एक तो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा था क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन लेट मी रिपीट इट, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब कानून बनाना और उस कानून को लागू करना किसका काम था? एग्जीक्यूटिव, यही काम था। अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अभी तक इन्होंने क्या दिमाग लगाया था? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव में इन्वॉल्व कर रहे थे, काम अभी भी वही कर रहे थे, सारा मामला उन्हीं का था। अब इन्होंने पहली बार समझा कि नहीं, कानून बनाने में तो ठीक है, लेकिन कानून को लागू करने में भी इंडियंस की मदद लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो पहली बार इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या करना शुरू कर दिया? इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया। कब? 1909 में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। और एक थे, ये नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस, मेरे ख्याल से
मैं जानता हूं जितना, 2 बार ये पूछा गया है कि सत्येंद्र प्रताप सिन्हा जी ऐसे थे, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने क्या ज्वाइन किया, लॉ मेंबर के तरीके से ज्वाइन किया। किसमें किसमें देख लीजिए, दिस इज ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके पहले कहां ज्वाइन कर रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को ऐड कर रहे थे, बट दिस वाज हैपनिंग द फर्स्ट टाइम कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहा कि चलिए ठीक है, इंडियंस को कानून लागू करने में भी इन्वॉल्व किया जाए। एंड द फर्स्ट इंडियन वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी गुड। और क्या था यहां पे, ये सबसे खतरनाक चीज है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, अगर कोई इलाके में मुस्लिम ज्यादा हैं तो वहां पे चुनाव में, अगर कोई मुस्लिम है तो, अगर मुस्लिम बाहुल्य है तो वहां पे चुनाव में उनके लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे, ना कि हिंदू। दिस इज कॉल्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी हमारे में क्या है, कोई भी नेता है तो उसको सब लोग वोट देते हैं, लेकिन यहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। दैट इज कॉल्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये पहली बार कहां पे शुरू हुआ, याद रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरल, इनके लिए अलग से चुनाव होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा एक और चीज था, ये चीज इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में भी इसको इन्वॉल्व किया। ठीक, सो दीज ऑल आर दी बेस्ट पॉइंट ऑफ द 1909। इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना होगा कि वनडे एग्जाम्स के लिए क्या जरूरी है, ये नाम, सत्येंद्र साहब का नाम। और क्या जरूरी है, यहां पे आपको ये याद रखना होगा यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए ये, यूपीपीसीएस के लिए ये भी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है। और चूंकि ये पूछा भी गया, आप देखिएगा तो अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट है, और इसके बाद अब 2 और एक्ट हैं, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फिनिश इट। तो अब आ जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अभी थोड़ा सा और समय मैं आपका लूंगा, सो डोंट वरी, कीप काम एंड सी द वीडियो। अब हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब जब देखिए होता क्या है, पहले हम किसी पे शासन करते हैं, फिर जब वो एक बवाल काट देते हैं, 1757 में उन्होंने क्रांति कर दी, तो अब लगता है कि नहीं ठीक है, इनको थोड़ा सा फ्रीडम दी जाए। तो उस प्रक्रिया में एक और स्टेप आगे बढ़ा। यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हम धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने बनाया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि लागू कब हुआ, 1921 में लागू हुआ, एज यू कैन सी इन दी वीडियो। ठीक है, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि ये एग्जाम के, अब यहां से देखिए 1909 हो, 1919 हो, 1935 हो, इनसे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, कुछ आए चाहे ना आ जाए। अब यहां देख लीजिए, ये सबसे जरूर, ठीक है, कुछ पॉइंट जो कि इनमें सबसे अलग अलग हैं, देख लीजिए। पहले इन्होंने क्या किया, मैं आपको सीधे बताऊं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्यों में द्वैत शासन लागू किया। अब उस पे समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी। क्या बोलते हैं, डायरकी। डायरकी क्या होता है, इन्होंने 2 पार्ट में, पहले चीज तो देखिए इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। सब्जेक्ट्स को क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, चीजें निचले लेवल तक पहुंचे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, दे रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल, थोड़ा पावर अपने आप से छोड़ा। तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सारे सब्जेक्ट को, जितने भी पावर से उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कौन सा सब्जेक्ट, सेंट्रल के सब्जेक्ट, और दूसरे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कुछ पावर इनके पास, कुछ पावर इनके पास आ गई। ठीक है, और देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फिर से इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले तो इन्होंने क्या किया, पावर को 2 पार्ट में, मतलब कुछ पावर राज्यों को दे दी, ऑटोनॉमी कहते हैं जिसको, कि कुछ काम आप अपने से करिए, और कुछ पावर अभी भी अपने पास रखिए। अब जो पावर इन्होंने राज्यों को या प्रोविंस को दिया, उसको भी इन्होंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे 2 पार्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे सेंट्रल था तो वहां वायसराय था, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक वैसे ही स्टेट्स में जैसे नहीं होता, वैसे ही स्टेट में भी गवर्नर था, और गवर्नर की एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा, गवर्नर ये कहां पे होता है, प्रोविंस में, वायसराय कहां था, सेंट्रल में। तो गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इन्होंने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट क्या होता है, एक रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अंतर समझ लीजिएगा, 1 मिनट में बता देता हूं। रिजर्व सब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर लेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव। समझ गया ना, एग्जीक्यूटिव का मतलब वो लोग जो कि उनके हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
रिजर्व सब्जेक्ट पे कौन लेगा डिसीजन? गवर्नर विद द हेल्प ऑफ और विद द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे डिसीजन लेगा किसकी मदद से? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों की मदद से लेगा। अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन्होंने क्या किया, देखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको हिंदी देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब आ जाइए, अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल में इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाई कैमरलिज्म। ये बाई कैमरलिज्म क्या होता है? ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम का है। आपको पता होगा आज के टाइम पे दो हैं इंडियन पार्लियामेंट में, एक तो लोकसभा आता है, दूसरा राज्यसभा आता है, तीसरा क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई। कैसे? बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदन। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको दो हिस्सों में चेंज कर दिया। किन दो हिस्सों में चेंज कर दिया? एक तो इन्होंने बोल दिया अपर हाउस, देख लीजिए, thus Indian legislative council was replaced by bicameral legislative consisting of upper house and another was lower house। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आ जाइए, इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हुआ कि जो, अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अभी तक उसमें एक मेंबर थे, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब। अब इन्होंने क्या काम कर दिया, उनमें टोटल मेंबर थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6, जिनमें से 3 मेंबर अब इन्होंने कर दिया क्या? इंडियंस होंगे। ये कहता है इसका अगला पॉइंट, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? अब इनमें से देखिए, मैं आपको लेवल भी बताता हूं किस लेवल का किस एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको एक बार पूरे पॉइंट्स बता दूं। अगला काम क्या किया, वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल का मतलब क्या होता है? आप किसी एक पार्टिकुलर जाति के लिए, किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, धर्म के लिए आप क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कहां से हुआ था? 1909 से, जहां पे मुस्लिमों को दे दिया गया कि ठीक है, मुस्लिमों को वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे, ठीक है। अब वो चीज इन्होंने क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी। कहां से? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड बाय प्रोवाइडिंग फॉर सिखों के लिए, सिख, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस, इन तक को इन्होंने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब क्या? इन्होंने भारत के लोगों में फूट डालनी स्टार्ट कर दी यहां से। इसके पहले कब शुरुआत की? 1909 में फूट डालने की पहली बीज डाला कि यार मुस्लिमों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन। यहां पे क्या किया? उसको और बढ़ा दिया, सिखों को भी तोड़ने की बात सोचने लगे। देखिए आज भी आपको पता है ना कितना बवाल करता है इन सब रिलीजियस मैटर में, कम्युनलिज्म कितना इफेक्टिव है भारत में, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाइए लास्ट 2 पॉइंट पे, और ये भी बहुत जरूरी है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देखिए, इट मे बी कि थोड़ा सा वो हो, तो आप इसको 2 पार्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू से इट, ठीक है। तो अब अगला क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, किसमें? इसी एक्ट के तहत। और कब बनाया गया? 1926 में सेटअप किया गया, ठीक। तो ये 1919 का अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, ठीक है। अब देख लीजिए, और एक लास्ट, ये बहुत जरूरी है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, तो देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत को उठाएंगे, जिसका कि ये समरी है, अब उसमें आप जब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे ना, और जब आप फिर पेपर को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि किसी भी एक पॉइंट को, सबसे निचले पॉइंट को जिसको आपने नहीं देखा, वही एग्जाम में आ जाता है। ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। आई नो बिकॉज आई ऑलरेडी हैव गिवन दीज ऑल थिंग। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे, ऑल्दो इट इज लास्ट पॉइंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कर दिया? पहली बार बजट, राज्यों को ऑटोनॉमी दी कि सेंट्रल के बजट अपना हम बनाएंगे, राज्यों को सुविधा दे दी कि आप अपना बजट बनाओ। सो व्हाट इज दिस? इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब देखिए, जब आप नॉर्मल बुक्स में देखेंगे तो होता क्या है ना, चीजों को कम करके देता है, तो शॉर्ट करके देता है। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि लास्ट पॉइंट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से, आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने भी हाल में दिया, और सेंट्रल का बजट कब हुआ था? फरवरी के स्टार्टिंग में ही हो गया था। तो सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत, ठीक है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एक्ट, एंड इट इज 1935। अब आ जाइए, इसके पहले एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। 1919 का जब एक्ट हुआ, जब ये एक्ट लागू हुआ 1921 में, तो उसके साथ एक्ट का एक और प्रोविजन था। वो क्या प्रोविजन था? हर 10 साल पे, देखिए, हर 10 साल पे इस एक्ट का, 1919 वाले एक्ट का क्या होना था? वो होना है, रिव्यू होगा।
रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन, ये इसमें नहीं लिखा है बट आई एम टेलिंग यू, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, ये जवाब आपको देना होगा। इफ यू आर सीइंग द वीडियो तो आप मुझे बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक, तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो इस कमीशन की एक खराब बात थी, इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो भारत के सारे फॉरेनर, वहीं ब्रिटिश के मेंबर्स थे। अब भाई कानून बना रहे हैं हमारे लिए, रिव्यू करने हमारे आ रहे हैं और हमारे ही मेंबर ना हो तो लोग क्या करेंगे, बवाल करेंगे। उस बवाल को किसने लीड किया था, आपको पता है, लाला लाजपत राय साहब, उसी में डेथ हुई थी उनकी, है ना। तो उन्होंने इसका, भारतीयों ने इसका खूब अपोज किया। ठीक, अब 1919 में जब ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, कुछ समय बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट पे जो चीजें थी, जो फैक्ट्स थे, उनको लागू करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए भारतीयों को मनाने के लिए कि आ जाओ भैया, इसको हम लोग मैटर सल्टाते हैं। और फाइनली किस में इंप्लीमेंट किया गया, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको इन्होंने लागू किया। किसको, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को। समझ रहे हैं ना। हालांकि कोई माना नहीं था क्योंकि वो 3 राउंड टेबल हुए, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, बट फिर भी इसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। सो इट वाज अ वेरी लेंथी and we are just taking a break of 1 minute and after that we will start. कोई बात नहीं, वो बीच में स्किप हो जाएगा, क्या देना, हिंदी वाले पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। अरे यार दत्त तेरी की, ये बीच वाला आपको काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये बीच वाला आपको काटना पड़ेगा। इट्स ऑलराइट, ओके, इट्स अ लाइव क्लास, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1935 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए। इस एक्ट की सबसे खास बात क्या थी कि इस एक्ट में इट वाज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इसमें कितने सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं ये क्या है और इसके बारे में समझते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ, जो आपको पता होगा ना, 3 टाइप की सूची है। कौन सा, एक तो संघ सूची, दूसरी क्या है, राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। उसकी शुरुआत कहां से हुई, तो वो यहीं से शुरुआत हुई। ये सबसे पहला पॉइंट कहता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब इसके पहले क्या था, 1919 में राज्यों में द्वैत शासन को लागू किया गया था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, राज्यों के द्वैत शासन को हटा के किस में लागू कर दिया गया, सेंट्रल में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ये मतलब इसमें बात कही गई, इट abolished डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। ऑलराइट, नाउ let us start with the next point. It provided for the adoption of diarchy at the central. हालांकि हुआ क्या, देखिए, चूंकि ये एक्ट लागू हो ही नहीं पाया था, भाई चला लागू नहीं हो पाया था, इसलिए ये कहना बहुत वो नहीं है। अब उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट अभी मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, इसके पहले वाले एक्ट में सेंट्रल में द्विसदनात्मक था, अपर सदन, ऊपरी सदन और निचला सदन। अब इन्होंने 6 प्रोविंसेस में इसको लागू कर दिया। बाई कैमरलिज्म को किसमें, 6 प्रोविंस में इन्होंने लागू कर दिया गया। कौन कौन से प्रोविंस थे वो, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से प्रोविंस थे, बॉम्बे था, बंगाल था, मद्रास था, बिहार था और आसाम था। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, अगला पॉइंट क्या था, पहले मुस्लिमों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया, फिर उसको एक्सटेंड किया। अब इन्होंने और उसको एक्सटेंड कर दिया, दे फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट को भी इन्होंने और लेबर वर्कर्स को भी इन्होंने क्या कर दिया, अलग से रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर दिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट वेरी फास्ट। अब इन्होंने क्या किया, इसके तहत, इस एक्ट के तहत इन्होंने 1858 का जो एक्ट था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और क्या किया इन्होंने, क्या किया, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, एक फेडरल कोर्ट, जिसको संघीय न्यायालय बोलते हैं, उसकी स्थापना प्रदान किया गया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया। ठीक, और क्या किया इन्होंने
फेडरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसके अलावा इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल, मतलब जैसे एक संघ लोक सेवा आयोग होता है और राज्य लोक सेवा आयोग, और एक और क्या होता है, मिक्सचर, मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी भी होता है। तो ये यहां तीनों से शुरुआत हुआ। एक पहला पब्लिक सर्विस कमीशन कब शुरू हुआ था, 1919 के एक्ट के तहत। यहां पे क्या हुआ, सेंट्रल के अलावा प्रोविंशियल भी स्टार्ट कर दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इतने बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब उसके बाद 1 मिनट में हम लोग आ जाते हैं आज का हमारा लास्ट पॉइंट, और इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। दिस इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है। ठीक, पहले तो मैं आपको कहानी समझाता हूं। हुआ क्या, 20 फरवरी 1900, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वाले में अगला चैप्टर लक्ष्मीकांत का शुरू करेंगे। तो हुआ क्या, देखिए 20 फरवरी 1947 को इटली, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे इटली, उन्होंने ये घोषणा की। इतना बवाल कट चुका था भारत में भी, उन्होंने घोषणा की ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वी विल लेफ्ट द इंडिया, कब छोड़ देंगे, वी विल एंड आवर सेशन इन इंडिया, कब, 30 जून 1948 को। अब इन्होंने घोषणा कर दी। जैसे ही घोषणा की उसके साथ भारत में बवाल कटने लगा। क्या बवाल कटने लगा, मुस्लिमों ने क्या करना शुरू कर दिया, तुरंत ही मुस्लिम लीग ने एक बवाल काट दिया कि हमें यार सेपरेट राष्ट्र चाहिए। भाई इन्होंने तो कह दिया था, भाई हम बना रहे हैं, इन्होंने अपनी बात कह दी, इन्हें पता था कि लड़ाई होगी, बट इन्होंने फिर भी बोल दिया। और जैसे ही इन्होंने बोला तुरंत मुस्लिमों ने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने बवाल काट दिया कि वी वांट ए सेपरेट नेशन। ठीक, अब ये उसी का इंतजार कर रहे थे। जब बवाल को देखा तो इन्होंने 3 जून को बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि मेक इट वेरी क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए दोनों को सेटिस्फाई करना है, मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाई हो जाए और कांग्रेस भी सेटिस्फाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। अब भैया झोल फंसा, क्या किया जाए। अब ऐसे तो फ्रीडम मिल ही नहीं पाएगी, वो तो चाह ही रहे थे यही तोड़ो और राज्य करो, यही उनका कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कह दिया भैया तब तक नहीं होगा जब तक जो आप क्या करेंगे, 3 तारीख को, कब, 3 जून को ही उन्होंने कह दिया, 3 जून 1947 को कह दिया कि ऐसा है, जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर उसी दिन क्या हुआ, माहौल देखिए, नेहरू जी ने बात की आपस में और माउंटबेटन साहब से बात की, और माउंटबेटन साहब ने सेम डे 3 जून 1947 को ही क्या कर दिया, 2 कंट्री का प्रावधान दे दिया। क्या कर दिया, ऐसा कह दिया कि इट कैन नॉट बी। फिर देखिए सेम डे में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, भारत का डिवाइड करने का प्लान कब दिया गया, 3 जून 1947 को दे दिया। यही तो चाहते थे भाई, नेहरू जी यही तो चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, वी डिवाइड द इंडिया, और उसके बाद फिर किसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों को मिल जाए और ब्रिटिश भारत को छोड़ दें। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कब से, 15 अगस्त 1947 से। इट इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट थे प्रोविजंस वो सब पहले चले गए हैं, ये बस एक लास्ट है। इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय, वायसराय खत्म कर दिया गया और क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया फॉर ईच डोमिनियन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहली वाली वीडियो जब पढ़ाई थी उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेम्बल, ठीक है। 1947 के पहले भारत कैसा था, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक डिपेंडेंट कंट्री था। किस पे डिपेंडेंट था, ब्रिटिश पे। 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि भारत का गणतंत्र लागू नहीं हो गया, इंडिया वॉज डोमिनियन कंट्री। भारत कैसा था, डोमिनियन था, याद रखिए, इसीलिए ये शब्द यूज किया गया। हर शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। और 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत क्या हो गया, सॉवरेन हो गया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंट्रीज, आप उसमें वीडियो में आप बहुत आराम से और अच्छे से समझ सकते हैं, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने वायसराय नाम खत्म करके क्या दे दिया, आ गया 2 डोमिनियन थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, दोनों को एक सेपरेट गवर्नर जनरल दे दिए, ठीक है। और क्या काम किया, दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक वो दे दिया, बाबा शुरू करो, मतलब इस तरीके से आप लोग अपना काम शुरू करिए। और इन्होंने क्या किया, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया था उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहां पे शिफ्ट कर दिया, और उसके एक फंक्शन को किसको दे दिया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया, उसको शिफ्ट ट्रांसफर कर दिया। और लास्ट जो इसका है, जो कि सबसे आसान सा है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू दी इंडियन प्रिंसली स्टेट, मतलब
कुछ ऐसे भी, भारत जब देखिए स्वतंत्र होना था तो उस समय लगभग 560 से, ऐसा कहा जाता है कि 563 रियासतें थी, जिनमें 560 रियासतों ने भारत में चुना। 3 रियासतें थी जो कि झोल फैलाई थी। कौन कौन सा? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर स्पेशली। 3 ऐसे ही प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं भाई अपना अलग था। बाकी के 560 रियासतें जो हैं वो भारत में शामिल हो गई थी। तो ये कैसे हुआ था? इस एक्ट के तहत देखिए इन्होंने जाते जाते झोल फंसाया। क्या झोल फंसाया? कि देखिए जो प्रिंसली स्टेट है चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक देश भी घोषित कर सकते हैं। जैसे हरि सिंह जो थे, जो महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर के, उन्होंने कह दिया हम अपने आप को एक अलग ही देश बनाएंगे। उसका बोझा आज तक हम लेके टहल रहे हैं, ठीक है। अब जाके वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है कश्मीर का बोझा। सो ये सारी चीजें हैं। अब इसके अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। इन दैट वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि अंतरिम गवर्नमेंट बनी, और अंतरिम गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ, पहला फ्री भारत जब फ्री हो गया तो पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंट है वो, चूंकि पीसेस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच. If you are having any doubts, you can comment in the comment box and I will reply for that. Thank you so much. Sir, we should finish.